हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेकर आ गए स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूज़न के बारे में। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ्यूज़न के बारे में बस थोड़ा सा बता दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है गैसेस का, उसका फॉर्मूला दिया गया है और वहाँ पे बात ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, बट डिफ्यूज़न इज़ नॉट दैट स्मॉल टॉपिक जितना आप लोगों को लग रहा है। अगर हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करने जाए तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बाकी पार्शियल प्रेशर और डेल्टन्स लॉ मतलब बाकी सारे इक्वेशंस हम लोगों ने देख ही लिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे रियल गैस है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, बस इसके आगे चैप्टर खत्म है। ठीक है, थोड़ा सा सरफेस टेंशन विस्कोसिटी भी दिया हुआ है, लीव इट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में और जानेंगे डिफ्यूज़न होता क्या है। देखो, डिफ्यूज़न इज मूवमेंट ऑफ gaseous molecules from higher pressure to lower pressure। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया में जो अपना मूवमेंट दिखाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, अब डिफ्यूज़न में ही आता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जिसका फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में देके हटा दिया गया है। तो डिफ्यूज़न को जानते हैं हम लोग, देखो कैसे। अच्छा, एक और टॉपिक होता है इफ्यूज़न। इफ्यूज़न क्या होता है? इफ्यूज़न इज ऑल्सो अ डिफ्यूज़न बट फ्रॉम आ पिन होल। ठीक है, बहुत ही छोटे से छेद से जब डिफ्यूज़न हो तो उसको हम बोलेंगे इफ्यूज़न, और नॉर्मल डिफ्यूज़न वो हम लोगों का नॉर्मल डिफ्यूज़न ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इफ्यूज़न का एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज आपके पास एक बलून है, आपने बचपन में देखा होगा कि आपने बलून को फुलाया, फिर आपने उसको बांध दिया और रख दिया। फिर कैसा होता है, थोड़ी देर बाद वो बलून अपने आप छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बलून में कंटिन्यूअसली इफ्यूज़न होता रहता है। बलून में आप लोग देखोगे तो आपको छोटा सा एक पिन होल दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको लगेगा यार बलून एकदम टाइटली पैक्ड है। नहीं, उसमें एक छोटा सा पिन होल होता है जहाँ से गैसियस मॉलिक्यूल लगातार बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो बाहर निकलते रहते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो बाहर निकलते समय जो उनका प्रोसेस परफॉर्म करते वो होता है इफ्यूज़न। अब सपोज आपने बलून फुलाया और गलती से छूट गया, और छूटने के बाद ऐसा ऐसा उड़ उड़ के मतलब ऐसा खत्म हो गया, उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स पूरे बाहर निकल गए, तो वो होगा डिफ्यूज़न। एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आया? आपने बलून को फुलाया, उसको बांध दिया, थोड़ी देर बाद वो छोटा हो गया, तो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे हुआ था इफ्यूज़न। और अगर आपने बलून को फुलाया तुरंत ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा बलून अपना पूरा हवा उसके अंदर से निकल जाएगा, तो वो होगा डिफ्यूज़न। ठीक है, इफ्यूज़न भी डिफ्यूज़न ही होता है, बस फर्क ये होता है कि ये होता है डिफ्यूज़न फ्रॉम अ पिन होल, छोटे से होल से, और ये हम लोगों का कोई भी डिफ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न और ये हो गया हमारा इफ्यूज़न। अब यहीं पे आता है ग्राम्स लॉ। क्या आपकी टेक्स्ट बुक में ग्राम्स लॉ दिया गया है? नहीं, ग्राम्स लॉ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम का कहना था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है आपको ये भी समझना पड़ेगा, बट लीव इट। उससे पहले मैं आपको रेट ऑफ सीधा इनका लॉ बताता हूं आपको। देखो, इन्होंने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई थी डेंसिटी से, मतलब इन्होंने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट हम लोग डेंसिटी वाला अभी नहीं देखते, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी जो डेंसिटी के बाद डिराइव करके आया था वो था रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। दिस इज ग्राम्स लॉ। ठीक है, दिस इज ग्राम्स लॉ। पर यहां पे भी एक कंडीशन आती है। क्या आती है कंडीशन? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया मस्ट बी कांस्टेंट। किसमें? डिफ्यूजन में। तब क्या होगा? अगर टेम्परेचर, प्रेशर और एरिया कांस्टेंट हो जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास के स्क्वायर रूट के। रेट ऑफ डिफ्यूजन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं आर से, छोटे आर से,
और मोलर मास तो आप लोग जानती हो कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनका लॉ समझ में आया होगा। सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे। इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन भी डिफ्यूजन ही होता है, बस वो छोटे से पिन होल से होता है। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। ठीक, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। कंडीशन अच्छे से लिखना, रेड मार्कर से मैंने लिखा मतलब इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया मस्ट बी कांस्टेंट। हर जगह पे ग्राम्स लॉ मत लगाने लगना। ठीक है, जहां पे ये कंडीशन हो वहीं पर ये लॉ वैलिड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में डीप में। देखो एक्चुअल में जो ग्राम्स लॉ था वो उन्होंने बताया था डेंसिटी को लेके। ठीक है, उन्होंने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, बट हम लोग उसको मोलर मास के रूप में कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो स्टडीज के बाद पाया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PA मतलब प्रेशर इंटू एरिया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इंटू मोलर मास, ऐसा पाया गया था। ठीक है, किसको? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। फिर ग्राम ने कहा कि अगर हम प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट M के। राइट, इसीलिए तो वहां पे कंडीशन लिखी थी प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो आज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट M के। ठीक है, तो यही तो है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे वेपर डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मतलब मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी के बेसिस पे इसको लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2D। राइट, और अगर हम किसी दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाले तो लेट से ये R1 है जो कि 1 अपॉन रूट 2D है, और एक R2 है जो कि 1 अपॉन रूट 2D2 है। ये D1 है और ये वो D2 है, प्रोपोर्शनल है अभी। और उसके बाद हम लोग इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो भी कांस्टेंट था वो डिवाइड हो गया होगा, क्योंकि कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग। पाई की वैल्यू आप अमेरिका में जाके देखो, यहाँ पे जाके देखो, हर जगह उतनी है ना, तो कांस्टेंट हर जगह कांस्टेंट है। तो R1 बाय R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 बाय R2 की वैल्यू आ जाएगी 2D2 अपॉन 2D1। राइट, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे रह जाएगा, 2 कटेगा तो R1 बाय R2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ D2 बाय D1। ठीक है, अच्छा तो क्या मोलर मास के साथ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सपोज आपके पास दो गैसेज है, पहले का रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ फर्स्ट, और R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द सेकंड। अब R1 बाय R2 करो, R1 बाय R2 करोगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट M2 बाय M1। तो ये अच्छे से याद रखना। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर आएगा। नहीं, देखो मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ, आपको लगे ना, ताकि ठीक है कंसेप्ट क्लियर रखा करो। जैसे मैं R1 को R2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन M1 अपॉन 1 अपॉन M2। अब होगा क्या? ये वाला उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो ये ऐसा दिखेगा 1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन 1। राइट, ये उल्टा हो गया ना ऊपर जाके, तो M2 अपॉन 1 दिखा, तो ये आ गया ना अंडर रूट M2 बाय M1। तो इसका मतलब R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाय M1। ये हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का डिराइव्ड इक्वेशन। उन्होंने डेंसिटी के बेसिस पर बताया था, हम लोग मोलर मास के बेसिस पर स्टडी करेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन को अलग अलग टर्म्स में जानते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। ठीक है, चलिए अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग 3 टर्म्स में देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, अच्छा एक डाउट आता है कि यार ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इफ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं? ये डाउट आता है कई लोगों को। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज वैलिड फॉर इफ्यूजन? क्या ये इफ्यूजन के लिए भी वैलिड है? सोचिए, आप लोग सोच के आंसर दो इसका, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, कि क्या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के लिए वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यस वैलिड है। अरे इसमें काहे इतना सोच रहे हो? मैंने क्या बोला? मैंने बोला इफ्यूजन भी डिफ्यूजन ही है, बस उसमें जो आपका एरिया होगा वो काफी छोटा होगा, तो एरिया छोटा ही रहने दो, बट कांस्टेंट होगा ना। उसमें ये नहीं बोला है कि एरिया बड़ा रहना चाहिए, एरिया छोटा रहना चाहिए, उसमें बोला है एरिया शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है,
तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि एरिया छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो वैलिड फॉर इफ्यूजन, एज इफ्यूजन इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन, इफ्यूजन भी तो डिफ्यूजन ही है, ठीक है। चलिए, सो सिंपल सा आंसर था इसका। कभी आपको अगर एग्जाम में लिख के आ गया कि फ्यूजन में ऐसा ऐसा हो रहा है तो बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका सॉरी रेट ऑफ इफ्यूजन कितना होगा, तो पब्लिक सोचते रह जाती है यार डिफ्यूजन का तो ग्राम्स लॉ पढ़ा था, इफ्यूजन का क्या। दोनों पे वैलिड है वो, दोनों पे लगा दो, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस के टर्म्स में बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना गैस का वॉल्यूम, मतलब कितना गैस डिफ्यूज हुआ और उतना डिफ्यूजन में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम गैस डिफ्यूज हुआ और उसको डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। अगर दो गैसेस की हम लोग बात करें तो R1 बाय R2 आ जाएगा V1 बाय T1 अपॉन V2 बाय T2, और ये सब इक्वल रहेगा, इक्वल टू M2 बाय M1। अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा कि 500 ml ऑफ H2 डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड्स, हाउ मच ml ऑफ नाइट्रोजन वुड हैव बीन डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड्स इफ द प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। तो उसमें आप लोगों को ये दोनों इक्वल टू उठाना है, ये दोनों रेशियो उठाना है। आपको हाइड्रोजन का तो मालूम है मोलर मास, नाइट्रोजन का भी मोलर मास मालूम है, आपको दोनों का वॉल्यूम और टाइम पता है, तो ये V2 तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं करना है कि भूल जाऊं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे 2 है। V1 बाय T1 है पर यहाँ पे 2 है, M2 है वहाँ पे। अगर आप सपोज ये ऑक्सीजन गैस के लिए लिखे ऊपर वाला और नीचे वाला नाइट्रोजन गैस के लिए लिखे, तो यहाँ पे मोलर मास नाइट्रोजन का रखोगे, नीचे ऑक्सीजन का रखोगे, ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। जो बोला है वही रखना, ठीक है। अगर आपने R1 लिया ऑक्सीजन का तो R1 के लिए कौन है, M1 है, तो यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस इन दिस मच टाइम, कितना इतने टाइम में वो वाले गैस ने कितना ट्रेवल किया होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल टर्म्स के बारे में बात करें तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो R1 बाय R2 क्या आ जाएगा, R1 बाय R2 आ जाएगा D1 बाय T1 अपॉन D2 बाय T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। ये आ गया इसका भी फॉर्मूला। M2 बाय M1 हर जगह लिखना जरूरी है, यस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं देगा कि यार रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसा है तो मुझे आंसर बताओ कैसा होगा, नहीं, ये सब नहीं देगा आपको क्वेश्चन में बोलेगा ये गैस ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, तो दूसरे गैस ने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो वहां पे आपको D1 बाय T1 और T2 दिया है, D2 आपको नहीं दिया है, ये आपको निकालना है, और M2 M1 आपको मालूम रहना चाहिए, मोलर मास आपको याद रहना चाहिए कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कराओगे, आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और आइडिया मिलेगा। तो ये दो हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट वाला हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। तो ये पहला दूसरा अच्छे से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा वही R1 बाय R2, मतलब इसका पहले जनरल केस देख लेते। R इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड टाइम टेकन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो R1 बाय R2 किसी दो गैसेस के लिए अगर आप निकालोगे तो वो आएगा N1 बाय T1 अपॉन N2 बाय T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाय M1। ये हो गया हमारा तीसरा केस भी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी दो केसेस हैं, ठीक है।
सो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जब आप लोगों को प्रेशर, टेम्परेचर एज वेल एज एरिया कांस्टेंट दिया हो, मतलब जब प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया तीनों के तीनों कांस्टेंट हो तब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैसे लगेगा, और जब टेम्परेचर, एरिया बस दो ही लोग कांस्टेंट हो तब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैसा लगेगा। ये दो केसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं, इसको स्टार मार्क कर लो और अच्छे से इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि ये केस है, ठीक है। हाईलाइट इट। जब प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया तीनों के तीनों कांस्टेंट हो तब क्या करेंगे, और जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो तब क्या करेंगे। टेम्परेचर, एरिया कांस्टेंट ना हो तब तो ग्राम्स लॉ रहा किस लिए गया तब तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA बाय MT। एरिया, टेम्परेचर भी नहीं कांस्टेंट है तो ये यूज करेंगे फिर, और क्या, ठीक है। याद रखो, यही मेन इक्वेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन की। अब ग्राम ने तीनों को कांस्टेंट करके बता दिया वो बात अलग है। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, द रिलेशन, दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या रिलेशन है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज ग्रेटर देन डबल, ओके ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HE, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HE, rate of diffusion of HE is equals to double of rate of diffusion of CH4, rate of diffusion of HE is 1/3 of rate of diffusion of CH4, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आपको आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही हल्के तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग जानते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 इज इक्वल्स टू रूट M2/M1, ठीक है। CH4 और HE मतलब R1 किसके लिए, CH4 के लिए, तो M1 किसका, CH4 का, R2 किसके लिए, M2 के लिए, तो सॉरी R2 किसके लिए, HE के लिए, तो M2 किसका, HE का, ठीक है। ध्यान से करना इसको। अब तो R1/R2, R1 इज नथिंग बट R ऑफ CH4, R2 इज नथिंग बट R ऑफ HE, ठीक है। अंडर रूट हीलियम का 4, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है ना, इसमें क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना, सॉरी CH4 का कितना, 16, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो R ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू R ऑफ HE इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R ऑफ HE आ जाएगा डबल ऑफ R ऑफ CH4, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज डबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। कैसे किया, बहुत ही हल्के तरीके से, खाली थोड़ा सा रिलेशन दे दिया तो आप घूम गए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2C2H6 एंड H2, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M। अब यहाँ पे देखो 3 लोग आ गए, तो 3 लोग आ गए तो क्या करने का, ऐसा मतलब 3 तो हम लोग लिख नहीं सकते R1/R2/R3, ऐसा नहीं। देखो R इज इक्वल्स टू K बाय रूट M, K क्या है, कांस्टेंट, कौन सा, वो वाला, कौन सा वाला, अरे ऊपर था ना PA बाय अंडर रूट TM, वो वाला कांस्टेंट कौन है, K। तो छोड़ो इसको, ये तो कांस्टेंट है ना सबके लिए। तो पहले लिखो R फॉर N2, ये आ जाएगा K बाय अंडर रूट 28, ये हो गया पहला। अब लिखो R ऑफ C2H6, ये आ जाएगा K बाय अंडर रूट 18, राइट। C2 मतलब कितना, ओके सॉरी 12 + 6 18, सॉरी 24 6 30, ओके। सो R2 आ गया K बाय अंडर रूट 30। R ऑफ H2 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K बाय अंडर रूट 2, राइट। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1, और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ठीक है। सो क्या करना है, अब रेशियो आपको बताना है, तो क्या करने का, तीनों को डिवाइड कर देने का। तीनों को जब डिवाइड करोगे तो K कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा अंडर रूट 28 इज टू अंडर रूट 30 इज टू अंडर रूट 2, खत्म बस। चलिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज डबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, ठीक है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन में आपको रिलेशन दिया गया है, तो जो अननोन गैस है उसको हम लिखते हैं U से, तो R ऑफ U इज मतलब इक्वल डबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, मतलब ये ऐसा रिलेशन दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब RU बाय R टू R CH4 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन गैस, राइट। यही रिलेशन मिलेगा, पर यहाँ पे बोलता है कि मोलर मास पता करो अननोन गैस का, तो ऑब्वियस सी बात है आसानी से निकाल ले जाओगे। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस अगर U है
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 हो जाएगा 2U। क्या बोला यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज डबल, मतलब उसका वो डबल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज डबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। तो यहाँ से अगर हम लोग RU की वैल्यू निकाले तो RU की वैल्यू आएगी डबल ऑफ RCH4, तो RU की जगह मैं लिख देता हूँ 2RCH4 और नीचे ऑलरेडी है RCH4। अंडर रूट में मोलर मास ऑफ मीथेन आप जानते हो कितना होता है 16 और नीचे MU, तो ये देखो RCH4 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 अपॉन MU, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 4 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन MU, तो MU आ गया देखो 4 है, 4 आ गया, यस 4 आ गया। सो MU मतलब मास ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज 4, और ये अननोन गैस और कोई नहीं हीलियम है, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने कराया था। तो ये मैंने बस घुमाया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको आ सकता है। चलो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ इसमें खास है नहीं। अच्छा हाँ, देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन की यूनिट नहीं बताई, गलत किया आपने। रेट ऑफ डिफ्यूजन की एक्चुअली यूनिट हर जगह अलग अलग होगी। अब जैसे मैंने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताया तो वहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, वहाँ पे यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मैंने इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बताया तो वहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा, और इन टर्म्स ऑफ मैंने नंबर ऑफ मोल्स बताया तो वहाँ पे मोल्स पर सेकंड होगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स इसका रहता है। चलिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि भाई 30 ग्राम ऑफ H2 is diffused in 15 seconds, find the mass of O2 diffused in O2 इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि O2 का मास होता है 32, H2 का होता है 2, तो 32/2 16 आ जाता है, 16 का रूट पॉसिबल है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है, डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड्स। चलो ये आपका क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको मास के टर्म्स में दिया है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया, मास के टर्म्स में दे दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अब कुछ लीजन लोग सोच रहे कि R इज इक्वल्स टू R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाय M1 लगा दूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे R1 R2 M1 M2 तो है, मतलब M1 M2 तो आप निकाल लोगे, R1 R2 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, मास ऑफ O2। ये का मजाक चल रहा है, अरे भूल गए, अभी मैंने फॉर्मूले 3 बताए आपको, एक वॉल्यूम के टर्म्स में, एक डिस्टेंस के टर्म्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में फॉर्मूला क्या था, R1/R2 इज इक्वल्स टू N1/T1 अपॉन N2/T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, लेट से हम लोग H2 को मानते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो उसके मास नंबर ऑफ मोल्स हो गए 15। N2 अगर हम मान ले O2 को, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे मास गिवन, सॉरी मास तो दिया ही नहीं है, लेट से उसका मास M है, अपॉन मोलर मास कितना 32, तो ये आ गया देखो 30/2 15 आया, तो N1 की वैल्यू हो गई 15, T1 कितना 15, N2 कितना M/32 और होल डिवाइडेड बाय 10 सेकंड ना, 10 सेकंड में पूछ रहा है ना, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 कौन रहेगा फिर यहाँ पे, सोच के देखो, N1 हमारा कौन था, N1 हमारा था H2, तो यहाँ पे M2 कौन रहेगा O2, तो O2 कितना है 32 और H2 कितना है 2, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, अब 10 ऊपर जाएगा, हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है थोड़ा लॉजिकल कैलकुलेशन है, आपको मैं थोड़ा डीप में समझा देता हूँ। देखो हमने क्या किया, 15 डिवाइडेड बाय 15 किया, फिर होल अपॉन N2/T2 मतलब M/32 को डिवाइड कर दिया T2 मतलब 10 से। अब क्या होगा, अब ये 32 इसके नीचे पहले जाएगा, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/M/320 इज इक्वल्स टू 4, 32/2 16 होगा, 16 का रूट 4, तो ये आ जाएगा 320/M इज इक्वल्स टू 4, तो M आ जाएगा 320/4, तो M आ जाएगा 80 ग्राम। मतलब भाई 15 सेकंड में जहाँ H2 के 30 ग्राम मतलब गैसेस ट्रैवल करेंगे, 10 सेकंड में ही ऑक्सीजन के 80 ग्राम गैसेस ट्रैवल कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, molecules of gases, molecules of H2 travels 32 मीटर, ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम लेते हैं, 16 मीटर इन 5 सेकंड्स 8 सेकंड्स
हाउ मच डिस्टेंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 will travel in same time। ठीक है, मतलब H2 के मॉलिक्यूल्स जो है गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस की बात हो रही है यहाँ पे, उसके मॉलिक्यूल 16 मीटर ट्रेवल करते हैं 8 सेकंड में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाएंगे O2 के मॉलिक्यूल सेम टाइम में। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, d1/t1 अपॉन d2/t2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ m2/m1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम d1 मान लेते हैं H2 के लिए, तो इसने कितना ट्रेवल किया 16, कितने टाइम में 8, इसको कितना ट्रेवल करना है पता नहीं, कितने टाइम में, इसको भी 8 ही सेकंड में करना है, सेम टाइम बोला है ना, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हमने किसके लिया, हाइड्रोजन के लिए, तो ये किसका होगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी, 16/8 हो जाएगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाई d2/8 और ये आ जाएगा 4, तो ठीक है 8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16/d2 इज इक्वल्स टू 4, तो d2 आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि 8 सेकंड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 16 मीटर ट्रेवल किए और 8 सेकंड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सिर्फ 4 मीटर ट्रेवल किए। ऐसा क्यों, सोचो। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राम्स लॉ खुद ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। चाहिए तो लिख लो थोड़ा सा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो कम तेजी से ट्रेवल करेगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। और ये बात इंसान पे भी लागू होती है, जो हल्का फुल्का होता है वो तेजी से ट्रेवल करता है, बात अलग है थक जाता है गिर जाता है, बट तेजी से ट्रेवल करता है। और जो थोड़ा सा भारी भरकम होता है वो थोड़ी दूर ही चलेगा बट स्लो चलेगा। ठीक है, मे भी ज़्यादा देर तक चले बट स्लो चलेगा पतले वाले से। तो वैसे यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, या इफ्यूजन बोल दो, और जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा, वो ज़्यादा तेजी से भागेगा। तो H2 तो हल्की गैस है वो तेजी से भागेगी, O2 भारी गैस है तो वो स्लो चलेगी। अब यहीं पे देख लो 8 सेकंड में एक 16 मीटर भाग गया, एक 4 ही मीटर भाग पाया। तो इस क्वेश्चन को करा के मैं आपको समझाना चाहता था इसकी करेक्ट मीनिंग, ये लॉ का जो कहना है, जो डीप बात है इसकी, वो मैं समझाना चाहता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, पिछली बार फिर देखो ऑक्सीजन उतना ज़्यादा कैसे हो गया था, तो अगर आपको ध्यान हो तो उस वाले में नंबर ऑफ मोल्स की हमने बात की थी, तो एक बार नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करके आप लोग चेक करना तो आपको समझ में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सम वॉल्यूम ऑफ CH4 is diffused in 10 seconds, find how much time will be taken by HE, how much time will be taken by same volume of HE to diffuse in same time। सेम टाइम में जितना वॉल्यूम CH4 का डिफ्यूज हुआ उतना ही वॉल्यूम अगर HE का डिफ्यूज होना रहेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका आंसर शायद आप सीधा सीधा बता सकते हो, तो थ्योरेटिकली करता हूं मैं पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे CH4 और HE की बात हो रही है, हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया कि कितना डिफ्यूज हुआ। ठीक है, छोड़ो। ओके, R1/R2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम दिया गया है, सो V1/T1 अपॉन V2/T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है सम वॉल्यूम ऑफ CH4 इज डिफ्यूज्ड, लेट्स से कि X वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ था, लेट्स से X वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ था, सेम वॉल्यूम मतलब इसका भी कितना डिफ्यूज होना है X, तो X अपॉन 10 अपॉन X अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हमने किसके लिए लिखा, CH4 के लिए। तो यहाँ मोलर मास किसका आएगा, HE का, मोलर मास होता है 4, CH4 का होता है 16, तो X कैंसल। ठीक है, तो ये देखो ऐसा था 1/10 अपॉन 1/T2 ऐसा बचा, राइट, और ये आ गया 1/2, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/2। उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा T2/10 इज इक्वल्स टू 1/2, तो T2 आ जाएगा 5। सोच लो, अरे कैंसल ना, 2 5 जा 10, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ 5 आ गया, 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, हाँ, तो मैं बोल रहा था इसको आप प्रैक्टिकली मतलब सीधा सीधा कर सकते हो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेशियो निकलवाया था, ठीक, और मैंने रेशियो में कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HE इज डबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे HE का पता करना था, तो R ऑफ HE इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको रिलेशन मालूम है, तो ये रिलेशन के हिसाब से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 10 सेकंड इसको लगता था तो इसको आधा ही टाइम लगेगा,
क्योंकि HE का जो रेट है वो इससे डबल है। HE का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो CH4 से डबल है। तो जितना टाइम ये इस चीज को करने में लगाएगा उसके आधे टाइम में ये कर ले जाएगा। नहीं समझा? ये याद रखो, फिर जिसको समझ रहा है उन लोग समझो। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HE कैसा डबल है इसका, तो अगर इसको वो काम करने में 10 सेकंड लगा तो इसको पक्का 5 सेकंड लगा होगा ना। इसको जब 5 सेकंड लगेगा तभी तो वो डबल होगा, राइट? समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, वरना सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूले क्यों मगजमारी करना है, ठीक है? ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो चलिए। सो क्वेश्चंस काफ़ी हो गए। देखो अब मैं बोला था कि पहले केस में प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया तीनों कांस्टेंट होंगे। हाई लेवल पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे टेम्परेचर और एरिया तो कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं करेंगे, डोंट वरी, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लगाना होगा तो मे बी वो एडवांस वाले लगाए, नीट है या फिर JEE मेन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वही पूछ लें, कितना डिस्टेंस इतने ट्रेवल किया इतने टाइम में, तो ये वाला कितना करेगा, वही काफ़ी है, ठीक है? ओके, सो प्रेशर अब की बार वेरिएबल हो जाए, मतलब चेंज होता रहे, तो इसमें क्या करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट ना हो, ठीक है? वेरिएबल एक्चुअली एक थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है, नॉट कांस्टेंट डिफरेंट लिख दो, प्रेशर इज डिफरेंट। वेरिएबल मतलब जो समय के साथ चेंज होता रहे, बट ऐसा नहीं होता है। प्रेशर इसमें डिफरेंट मतलब एक अलग ही रहेगा, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को ओरिजिनल जो इक्वेशन था वो याद करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA बाय √MT था, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन था, राइट? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर, एरिया अभी भी कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो कांस्टेंट में, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय √M हो जाएगा। अब अगर इसके लिए आप लॉ लिखोगे तो R1 बाय R2 हो जाएगा P1 बाय √M1 होल अपॉन P2 अपॉन √M2। अब इसको उल्टा करोगे, सो R1 बाय R2 हो जाएगा √M2 बाय M1 मल्टीप्लाइड बाय P1 बाय P2। सो R1 बाय R2 आ जाएगा P1 बाय P2 √M2 बाय M1। So this is the equation which you are gonna use in the cases where pressure is different, ठीक है? तो ऐसे इक्वेशंस को आपको वहां पे यूज करना है जहां पे प्रेशर डिफरेंट रहेगा। क्या इस इक्वेशन को हमें रटना है? रट सकते हो। नहीं रटना है तो ये याद कर लो, ये याद कर लिए तो दोनों हो जाएगा, है ना? जब प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हो जाए तो सिर्फ M, जब ये प्रेशर और एरिया और टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो तो ये दोनों बचेंगे फिर, ऐसा, ठीक है? तो ये आपका जनरल इक्वेशन है, अच्छे से इसको याद कर लो। और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करते। 40 ml ऑफ हीलियम इज डिफ्यूज्ड इन 10 seconds एट अ प्रेशर ऑफ 5 atm, ठीक है? 5 atm ही रख दो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 ml है ना, तो वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 डिफ्यूज्ड इन सेम टाइम एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। तो ट्राई करो, ये क्वेश्चन वैसे खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, कुछ भारी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें क्या बोला है यार, 40 ml हीलियम का डिफ्यूज होता है 10 सेकंड में, जब प्रेशर 5 atm था, तो कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा CH4 का सेम टाइम में, मतलब इसके लिए भी 10 सेकंड, जब प्रेशर 10 atm है। पहले मुझे ये बताओ कि कौन जल्दी डिफ्यूज होगा? ऑब्वियस सी बात है हीलियम, क्योंकि उसका मोलर मास कम है। नहीं, ये 5 atm प्रेशर है, ये 10 atm प्रेशर है, तो प्रेशर हाई होगा तो वो और तेजी से डिफ्यूज होगा। तो पता करते देखो कौन ज़्यादा तेजी से डिफ्यूज होगा, मजा आएगा। R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 √M2 बाय M1, ठीक? सो वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे हमें उसको भी लेकर आना होगा। R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू V1 बाय T1 अपॉन V2 बाय T2, ये वाला इक्वेशन, इन दोनों को मिला के यूज़ करना हो, ठीक है? तो इक्वेशन उठाओ, V1 बाय T1 अपॉन V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 √M2 बाय M1। कैमरा ऑफ हो जा रहा है बार बार, ये सब मैंने एक बार सॉल्व किया, कैमरा ही ऑफ था, ठीक? V1 कितना देखो, V1 है 40, टाइम कितना लग रहा है 10 डिवाइडेड बाय V2 कितना है पता नहीं, टाइम कितना लग रहा है 10, सेम टाइम बोला है ना। P1 कितना है 5, P2 कितना है 10 √ P1 हमने लिया था HE के लिए, तो M1 M2 किसका होगा? M2 होगा CH4 का, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? अब देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल, सो ये आ गया 40 अपॉन x, उल्टा हो गया तो एक
10/x हो जाएगा, 10/x और 40/10 में 10 कैंसल, सो ये आ जाएगा 40/x, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 भी कैंसल, सो x की वैल्यू आ गई 40 ml। मतलब हीलियम कितना डिफ्यूज हुआ होगा, सॉरी CH4 कितना डिफ्यूज हुआ होगा, 40 ml। ठीक है, सोचते थोड़ा कि यार हीलियम तो हल्का गैस है और CH4 थोड़ा भारी गैस है, फिर भी दोनों सेम टाइम में सेम डिफ्यूज हुए, ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेशन मैंने आपको लिखाया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है हीलियम का वो CH4 का डबल होता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि प्रेशर अब की बार CH4 का ज्यादा है, प्रेशर इसका डबल है, उसकी स्पीड डबल है लेकिन इसका प्रेशर डबल है, तो दोनों डबल डबल एक दूसरे को काट देंगे, जिसकी वजह से दोनों का जो इफ्यूजन होगा या डिफ्यूजन होगा वो सेम रह जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था, सोचने वाला था, मतलब फाइनल आंसर तो आसानी से आ जाता, अब जो रट्टा मारने वाले तो लोग आंसर लिखते चले जाते, बट लीजेंड सोचते हैं। ठीक है, जैसे लीजेंड लोग वैसा करते हैं, रट्टा मार के सॉल्व करके चले आए, अल्ट्रा लीजेंड लोग। ठीक है, बट हम लोग सोचते हैं, हम लोग नॉर्मल है, हम लोग सोचते हैं कि यार ये 40 था ये भी 40 आया, क्या गलत है थ्योरी में? थ्योरी में गलत नहीं है, प्रेशर अब की बार इसका डबल है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल है लेकिन इसका प्रेशर डबल है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी डबल हुआ, उसकी स्पीड डबल थी लेकिन इसका प्रेशर डबल था, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया और 40 ml आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बस इतना ही, हमने काफी कुछ जान लिया आज। सबसे पहले हमने डिफ्यूजन सीखा, फिर इफ्यूजन सीखा, हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और मोलर मास के। ठीक है, ग्राम्स ने क्या कहा, ग्राम्स ने कहा प्रेशर एरिया टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। ठीक है, इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन होता है डिफ्यूजन ही बट छोटे होल से, पिन होल से। तो इफ्यूजन पे क्या ग्राम्स लॉ वैलिड है? यस, वैलिड है। ठीक है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन बोले या रेट ऑफ डिफ्यूजन बोले, आप दोनों को ग्राम्स लॉ से निकाल सकते हो। फिर हमने डेंसिटी से रिलेटेड भी देखा कि भाई वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास अपॉन 2, तो मोलर मास हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी, बट वेपर डेंसिटी को हम लोग उतना यूज नहीं करते, तो इसलिए हमने मोलर मास को ज्यादा फोकस पे रखा, स्पॉटलाइट में रखा। ठीक है, उसके बाद हमने उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस किए, फिर हम लोगों ने देखा जो मीनिंग्स है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो होगा R1/R2 इज इक्वल्स टू V1/T1 अपॉन V2/T2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ सेकंड अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू D1/T1 अपॉन D2/T2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू N1/T1 अपॉन N2/T2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। फिर हम लोगों ने वो सारे केसेस देखे जहाँ पे प्रेशर एरिया टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट होता है, फिर हमने लास्ट में वो केस भी डिस्कस किया जहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा और टेम्परेचर एरिया कांस्टेंट होगा। कभी बाई चांस आपको आ गया जहाँ पे एरिया भी कांस्टेंट नहीं है, तो आप लोग अब मुझे लगता है निकाल ले जाओगे, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PA/√TM, वही मेन कंसेप्ट है, उस पर ही सारे कंसेप्ट बने हुए। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसकी थ्योरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में इसके हिसाब से क्या है, सीधा क्वेश्चन जेईई नीट में। तो सीधा क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी होगी, तो अच्छे से उस दिन हम लोग नोट्स बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में ही। काइनेटिक थ्योरी तो मतलब उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत वेलोसिटी वगैरह की बातें करनी होंगी, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बातें करेंगे, और फिर लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाएगा रियल गैस इक्वेशन का।